हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं AIAPGT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं चरक चिकित्सा स्थान का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करवाने वाला हूँ। संयोग शरमूल्य मध्याह्न जो कि वाजीकरण का है। तो अपनी बुक निकाले और निशान लगाना स्टार्ट करें कि सबसे पहले जो वाजीकरण के योग है वो कितने वो आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 15/8 15/12। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे याद करना है। तो आप निशान लगाना स्टार्ट कीजिए। आ जाइए आप 65 नंबर पेज पर। विश्वश्रुत कहता है 25 वर्ष बाद वाजीकरण का सेवन करना चाहिए। वाघभट्ट बोलता है कि जी 20 वर्ष बाद करना है। और जो चरक है वो स्वयं कोतवाल 16 वर्ष की उम्र में सही मानते हैं। और रसायन की डेफिनेशन में बोला है रसायन को नित्यात्मकम, वाजीकरण को नित्यात्मकम, नित्यात्मवान। ठीक है, तो वाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई सबसे पहले, तो सवाल यहीं आ जाता है। तो कहते हैं कि यार जो पुरुष होता है उसको आत्मा जितेंद्रिय पुरुष रसायन सेवन के बाद नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करे, क्योंकि वाजीकरण के अधीन धर्म और अर्थ तथा प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। और यह वाजीकरण का सेवन पुत्र की उत्पत्ति में आयतन कारण है। वाजीकरण से जो धर्म अर्थ प्रीति और यश 4 गुण लाभ बताए गए हैं वह सूत पुत्र के अधीन होते हैं। ठीक है, ये वाजीकरण की आवश्यकता का पैराग्राफ आपको याद करना है। मैथुन की क्रिया में यानी सेक्स पावर बढ़ाना और औलाद पैदा करना ही वाजीकरण का मेन प्रयोजन है। ठीक है, और जो वाजीकरण का सेवन है वो केवल जितेंद्रिय पुरुष को ही करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है यार मेरे को है ना किससे जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है। अगर आप अजितेंद्रिय पुरुष वाजीकरण सेवन करेगा तो यार हर कहीं मुंह मारने लग जाएगा, यानी अगम्य गमन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो फर्स्ट पार्ट है इसके नाम है संयोग शरमूल्य मध्याह्न, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वाजीकरण जो 66 नंबर पेज है उस पर लिखा है वाजीकरण सेवन का प्रयोजन धर्म अर्थ प्रीति और यश की प्राप्ति बताई गई है। यह प्रयोजन पुत्र के अधीन होना बताया है। अगले पेज पे लिखा है जी कि स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण है। तो इसका जो श्लोक है पहला 4 नंबर श्लोक, वाजीकरण में गृहम च क्षेत्रम स्त्री अप्रहर्षिणी, यानी वृश्य संकल्प वाजीकरण स्त्री नपुंसकता क्षार शुक्र का वेग धारण करना। ठीक है, इसमें श्रेष्ठ होते हैं। यानी अपने संकल्प है तो वृश्य है, वाजीकरण में श्रेष्ठ, वृश्य में श्रेष्ठ संकल्प, वाजीकरण में स्त्री, और नपुंसकता लाने में क्षार और शुक्र का वेग धारण करना है। यानी जब आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर हो रहा है और आप अंदर ही अंदर है उसको मार रहे हो यार ना मेरे को करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो वो भी गलत है। वो एकदम तो हम निकलने वाले हो, अब बार बार उसको रोक रहे हो, चाहे आप मास्टरबेशन कर रहे हो या वैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, फिर बार बार ज़रूरत से ज़्यादा रोकोगे तो वो भी गलत है। ठीक है, और अगला है वृषणाम नक्र रहते स्व संकल्प। ये चरक सूत्र 25 में बताया गया है, यानी मगर का शुक्र और संकल्प ये सबसे अच्छे वृश्य है। स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है। और 7 नंबर श्लोक है ना, सुरूपा यौन सया लक्षणीय विभूषिता, ये पूरा श्लोक आपको याद करना है। ठीक है, अब आ जाइए आप 68 नंबर पेज पर। 15 श्लोक, संयोग के योग स्त्री। तो भाई अतुल्य गोत्र वृश्याम च प्रहष्टा निरुद्रवाम शुद्ध स्नाता व्रजन नारी प्रत्यार्थी निरामे, यानी संभोग के योग स्त्री कौन होती है? संतान की इच्छा रखने वाला रोग रहित पुरुष के लिए उचित है कि जो स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, वृश्य हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो और ऋतुकालिक स्नान के उसे संभोग करे। अतुल्य गोत्र से रक्षक चांद्र से तुल्य गोत्र में मैथुन का निषेध किया। ठीक है,
और संतान ही निंदनीय, यानी जिस आदमी की कोई औलाद नहीं होती ना उसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो बहुत अनलकी पर्सन उसको माना गया है, जो कि आपको इस पैराग्राफ में पढ़ने को मौका मिलेगा, जिसको निरपत्य के दोष बोलते हैं। छायाश्चेगा शाखस निष्फलस तथा ध्रुव निरपत्य स्थान है, मतलब छाया रहित वृक्ष जिसके पत्ते ना हो, उस तरह उसी इंसान को माना गया जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, जो शादी नहीं करता है ना, उसके लिए। और भी जैसे प्रजा संतान रहित पुरुष चित्र, जैसे दीवार पर दीप का चित्र बनाया गया हो, देखने में वो अच्छा लगता हो, जैसे दिए का चित्र बनाया गया दीवार पर तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट यार उससे लाइट तो नहीं आती ना। तो वैसे ये ऐसे इंसान का कुछ नहीं हो सकता, इसका जीवन व्यर्थ है जिसने संतान पैदा ना की हो। ये उस ज़माने की बात है। तो ये श्लोक भी आप 17 नंबर श्लोक भी आधा निशान लगा लीजिए, 16 नंबर श्लोक भी निशान लगा लें, ठीक है। अब 18 नंबर श्लोक पे आ जाइए। अप्रतिष्ठ नग्नश्च शून्यश्चेन्द्रियश्च न, यानी जिस पुरुष को संतान नहीं होता उसका वह प्रतिष्ठा रहित होता है, नग्न शून्य एकेंद्रिय वाले पुरुष को निष्क्रिय जानना चाहिए। क्या यानी उसका जीवन व्यर्थ है, ठीक है, वो अकेला है। पुत्रवान के गुण संतान प्रशंसनीय, तो बहुमूर्ति बहुमुखो बहुव्यूह बहुक्रिय बहुचक्षु बहुज्ञो बहुआत्मा चाहे बहुप्रज, जिसके बहुत सारी संतान होती है, बहुत मूर्ति वाला, मुख वाला, शरीर वाला, बहुत सारे कार्य करने वाला, बहुत नेत्र वाला, बहुत ज्ञान वाला, बहुत आत्मा वाला होता है। ये उस ज़माने में संतान की ज़रूरत रही होगी क्योंकि पॉपुलेशन कम रही है उस ज़माने में। मगर आज अगर इसी तरह सारे 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते गए तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के ज़माने में ये बात सही नहीं है, ठीक है, उस ज़माने में रही होगी बट आज नहीं। तो ये पुत्रवान के गुण हो गए। अब आप अगले नंबर पेज पे आ जाओ। ब्रिंगणी गुट्टिका, ये पूछ सकते कि यार ब्रिंगणी गुट्टिका जो वाजिकरण के कौन से चैप्टर में, तो संयोगशर मूल ये अध्याय में होगी, ठीक है। इसमें बनाना कैसे है, शरमूल एक शुमूलानी है, ठीक है, वीरा है, साध्य शेषम, इसको निशान लगाओ। और ये नीचे ना पलिका गुलिका यहाँ से लेकर के ऐश्वर्य परम योगो ब्रिंगण बल वर्धना, यहाँ तक निशान लगा लीजिए। ब्रिंगणी गुट्टिका यानी एक बार पूरा पढ़ लीजिए पैराग्राफ, इसके अंदर क्या कुछ है। जैसे मैन स्टार्टिंग की है ना, जो जड़ी बूटियाँ वो आपको याद रखनी है। इसमें घृत कितना कितना लेना है, 1 अढक घृत है। इन्हें सारी जड़ी बूटियों का रस अलग अलग करके है ना 1-1 अढक लेना है। गाय का दूध 1 द्रोण लेकर एक में मिलाकर घृत का पाक करना है, ठीक है। फिर आगे इसको कैसे बनाना है, इसमें गोली जैसे ना, जैसे वंश लोचन चीनी 1-1 पीपर 4 पल, मरीच 1 पल, दालचीनी इलायची नागकेशर, इनको मिलाकर 1-1 पल की गोली बनानी है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नीचे जो वाजिकरण घृत 36 नंबर श्लोक, आपको जैसे शर्करा तुर्गाशीर्य शोद्रश्य च पृथक पृथक बलम पुरमदो लीडवा ततो अनुमुपयोजक, इसको निशान लगा लीजिए। वाजिकरण घृत के बारे में आपको पढ़ना है। और अब आ जाइए 71 नंबर पेज पर। तो वाजिकरण घृत में क्या आपको 4 गुना जल लेकर क्वाथ बनाना है और चतुर्थांश जल से रहे तो छान लेना है, ठीक है। वैसे ये सारे योग आपको एक बार रीडिंग मार लेने हैं अच्छे से, आपको याद आ जाएगा एग्जाम में अच्छे से एक बार अगर आपका पढ़ा है तो। वाजिकरण पिंड रस, तो इसमें मिश्री उड़द की दाल का आटा, वंशलोचन का चूर्ण, गोदुग्ध गो घृत गेहूँ का आटा, इन सबको एक में मिलाकर घी में उत्कारी का अर्थात पुआ बना यानी पूड़ी बनानी है। ये सारा लेकर के इसे अधिक ना पकावे, टुकड़े टुकड़े होने लगे तो इलायची आदि सुगंधित द्रव्य से सुगंधित किए वे उष्ण एवं मधुर रसयुक्त मुर्गे के मांस रस में डाल दें, फिर उत्कारी का रस गाढ़ा हो जाए, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेना। और शुरू का 38वां श्लोक है वो आपको निशान लगा लेना है कि इसको बनाना कैसे है, कैसे खानी है और इसका प्रॉफिट क्या है वो आपको पता चल जाना है। इसके नीचे आता है वृक्ष माहिष रस, यानी गोघृत, गाय का घी, उड़द की दाल, बकरे का अंड, इन तीनों को भैंस के मांस रस में पकावें। ये इतना याद रख लो और आगे आप पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना। ये 43 नंबर श्लोक है, इसका पहला ऊपर से ना घृतम मशान सबस्तांडान साध्यन माइशे रसे, ये लगाना है।
और आपको ये योग याद रखने की यार ये कौन सा योग है और कौन से चैप्टर में पूछा है, इसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है। चार वृषरस यानी चटक गोरैया यानी चिड़िया के मांस को तितर के मांस रस में, तितर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस में, मुर्गे के मांस को मोर के मांस रस में, मोर के मांस को हंस के मांस रस में पकावें। पक जाने पर इस रस को नूतन घृत में भूनकर उसमें खट्टे फल का रस जैसे अनारदाना, खट्टे बेर आदि का छोड़े या ना छोड़े, मधुर रहने जाए। उसी में सुगंधित द्रव्य जैसे चतुरजात, कपूर, कस्तूरी, केसर आदि छोड़कर सुगंधित बना लें। इस रस को अपने प्रकृति के अनुसार सेवन करें तो बल बढ़ाने वाला है। यानी चटक, तितिर, मुर्गा, मोर, हंस, 5 जो पक्षी हैं बर्ड्स, उनके मांस को आपको लेना है, ठीक है, और एक दूसरे में पकाना है जैसे इसमें बताया गया है। और इसी तरह जो 45वां श्लोक है वो आप निशान लगा लीजिए। चटकांस तितेरे तितेरान को कुटेर से, ये जो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, उसको पूरा। इसके बाद नीचे वृश्य माश योग, ये आपको पूरा पढ़ना है। माश विषय यानी भरपूर घृत के साथ साठी के चावल के बाद को उड़द की यूज से खाकर जो व्यक्ति दूध पीता है वे काम के वेग से इतना वेगवान होता है कि रात भर सेक्स करते करते जागता रह जाता है। इसके बाद वृक्ष अंडरस, इसका पूरा श्लोक आपको याद करना 49। ये 4 अंडों का रस जैसे मछली के अंडों का रस, हंस के अंडों का रस, मोर के अंडों का रस, मुर्गे के अंडों का रस गोघृत में भूनकर भक्षण करे तो वाजीकरण होता है। मछली, हंस, मोर, मुर्गा। और कहते हैं शोधन के पश्चात ही वाजीकरण का प्रयोग अच्छा होता है, यानी स्रोतों के शुद्ध हो जाने पर स्वच्छ दोष और मल से रहित हो जाता है। और तब उचित काल पर जो मनुष्य मात्रा के अनुसार वृक्ष योगों को खाता है वह उसको यानी पूरा प्रॉफिट मिलता है। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें 15 योग बताए गए हैं। 53वां श्लोक आपको पूरा याद करना है, इसका हिंदी रेफरेंस भी पढ़ लो, ये इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, यानी 15 वृक्ष योग इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप पॉज भी कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं और आप खुद अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, गुड नाइट।